अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ विलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी, मैं 12वां खिलाड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहता हूँ। मैं कहता हूँ हम 1 करोड़ 10 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, हम बाहर दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ममालिक में बैठे हुए हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो 12वें खिलाड़ी हैं जिन्हें उम्मीद है कि शायद कभी हमें मौका मिले और हम भी ग्राउंड में उतर के, और वो ग्राउंड जो हमारा अपना ग्राउंड है, जिसे होम ग्राउंड कहा जाता है, पाकिस्तान इस हवाले से खुशकिस्मत मुल्क है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे अमेरिका में रहें, चाहे कनाडा में रहें, बरतानिया में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, दुनिया के किसी खित्ते में, किसी मुल्क में चले जाएं, हम वो लोग हैं जो अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से, अपने वतन से, अपने लोगों से जुड़े रहते हैं। ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की। वरना हमने ऐसे ऐसे एक्सपैट्रिएट भी देखे हैं जो पीछे मुड़ के अपने मुल्क का नाम तक नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिनके बासी अपने वतन की मिट्टी को, अपने वतन के लोगों को और अपने सब्ज़ हलाली परचम को नहीं भूलते। ये खुशकिस्मती, इस खुशकिस्मती का एक ख्वाब है हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कि कभी हमारा देश उस तरह बसे जिस तरह के देशों में हम बस रहे हैं। जिस तरह की आज़ादी, जिस तरह की शख्सी आज़ादी, जिस तरह की जमहूरी आज़ादियाँ, जिस तरह की बराबरी, जिस तरह के मुसावात के उसूल, जिस तरह की रियासत मदीना, जो रियासत हाय मदीना तो नहीं, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ इंसाफ है, यहाँ कानून है, कानून का एहतराम है, यहाँ बराबरी है, यहाँ हर बंदे को उसके इंसान होने की हैसियत से उसे रिस्पेक्ट मिलती है। उसे कोई मलिक, कोई राजा, कोई चौधरी, कोई महर, कोई बड़ा उस होने कबीले के, किसी कबीले का सरदार होने की वजह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बल्कि उसे इंसान होने की वजह से रिस्पेक्ट मिलती है। और वही जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। ये हमारा इस्लाम का दर्स है और अहादीस में हमें हमारे आखिरी नबी उज़ ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। ये सबक हम वतन अज़ीज़ में हमारे लोग और स्पेशली हमारे वो मुक़्तदर हल्के और उन मुक़्तदर हल्कों में बैठे हुए बाअसर शख्सियात भूल चुकी हैं। वो ये भूल चुकी हैं कि वो जब सुबह उठते हैं तो उन पे फ़र्ज़ होता है, और उनमें से अक्सर मुझे यकीन है कि अपने दिन का आगाज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के करते होंगे। अगर 97 to 98% पाकिस्तान में मुसलमान बसते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो इस्लाम का वो बुनियादी दर्स भूल जाते हैं कि उनके ऑफिसेज़ में जाने से पहले उन्हें यह सबक क्यों नहीं उनकी माँओं ने बचपन में जो उनकी गुट्टी में डाला था, जो उन्हें याद दिलाया था कि आप सारे इंसान बराबर हैं और हम एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, और अल्लाह अकबर, तकब्बर, गुरूर और अल्टीमेट जो पावर है, सुप्रीम पावर अल्लाह ही है। इसके अलावा किसी को कोई किसी पे बरतरी हासिल नहीं। लेकिन हमारे वो लोग जो मुक़्तदर हलकों में चले जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, सेक्रेटरी बन जाते हैं, इदारों के चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल बन जाते हैं, वो ये सारे सबक जो उनकी माओं ने उन्हें सिखाए, जो उनके इस्लाम ने उन्हें सिखाए, जो उनके कबीले ने उन्हें सिखाए, जो उनके गांव में, उनके महल्ले में वहाँ उन्होंने सीखे, वो सारी फोक विजडम जो बचपन से जवानी तक वो सीखते हैं, जब उनके हाथ में इख्तियार आ जाता है, इख्तियार आ जाता है तो वो यकसर सारे सबक भूल जाते हैं। यही वजह है कि आज जब पाकिस्तान का इंटरनेशनल हवाले से कहीं भी जिक्र होता है कि पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान का इंटरनेशनल चार्ट में कौन सा नंबर है, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें अपना नाम, पाकिस्तान का नाम ऊपर से नहीं नीचे से देखना पड़ता है कि इस लिस्ट में हमसे नीचे कितने मुल्क हैं। अभी 2 दिन पहले पासपोर्ट्स की एक नई दर्जाबंदी रिलीज़ हुई है और उसमें फिर पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 3 मुल्क हैं। एक अफ़गानिस्तान है, एक इराक़ है और एक सीरिया है जिसे शाम कहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है और उसकी वजह यह है कि हमने वहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा। और फिर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दुख इसलिए भी है, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये दोहरी शहरियतों के हामिल हैं, मैं कहता हूँ ये दोहरी अज़ियतों के मालिक हैं। हम अगर कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या बरतानिया में बैठे हुए हैं तो हमें इन मुल्कों के मसाइल पे भी तवज्जो देनी होती है। हमें यहाँ भी देखना होता है कि यहाँ लिबरल क्या गेम कर रही है, एनडीपी कौन सी गेम खेल रही है और कंजर्वेटिव की उनकी बैक एंड पे, बैकयार्ड पे क्या चल रहा है। हमें यहाँ के मसाइल भी देखने होते हैं, लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम के साथ धड़कता है और वहाँ से आने वाली हर खबर कुछ अच्छी नहीं होती। हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हों। लेकिन आज हम स्टूडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंसानी बुनियादी शख्सी आज़ादियों और जमहूरी आज़ादियों, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होगी। क्योंकि पाकिस्तान में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा, वहाँ अगर अमन नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, आज़ादी नहीं होगी तो तरक्की नहीं होगी। ये अमन, इंसाफ, आज़ादी, तरक्की और खुशहाली ये एक तरतीब से चलने वाले सिलसिले हैं।
उसमें हमारे मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर इन 4-5 मराहिल में कहीं भी किसी जगह नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसका जिक्र सिर्फ मीडिया ही कर सकता है। बाकी लोगों की अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां होती हैं, लेकिन मीडिया के लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें हर महकमे पे, हर डिपार्टमेंट पे, हर प्रोफेशन पे, हर शोबे पे नज़र रखनी होती है। वो हम मास्टर नहीं होते हर सब्जेक्ट के, लेकिन हमें मालूमात हर सब्जेक्ट की होती हैं और वो मालूमात फ़राहम करने वाले आप लोग होते हैं। हम आप लोगों के भी शुक्रगुजार हैं कि आप मीडिया के लोगों तक जो भी खबर, जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं, वहाँ से मीडिया वालों तक पहुँचाते हैं। और फिर मीडिया वालों का इतना काम है कि उसे पब्लिक कर दिया जाए, पब्लिक तक पहुँचा दिया जाए, पूरे इंसाफ से, पूरी दयानतदारी से। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह कहा जाता है, और हमारे कुछ दोस्त, जिस तरह एक मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ, राजा फयाज़ यूट्यूब पे बहुत मकबूल हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में वेले कालम निगार, वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी, वो 3 कैटेगरीज उन्होंने रखी हुई हैं कि पाकिस्तान में ये लोग हैं जो सहाफ़ती बिगाड़ के ज़िम्मेदार हैं। मैं इन तमाम को एक साइड पे रखते हुए मैं उन्हें कहता हूँ कि ये सहाफ़ती ठेकेदार हैं। और सहाफ़ती ठेकेदारों की एक ताज़ा तरीन मिसाल आपने कल ही देख ली होगी कि जिस तरह कामरान शाहिद एक्सपोज हुए। कामरान शाहिद साहब ने ताज़ा तरीन ठेका इन दिनों ये लिया हुआ था कि उन्होंने शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना था और इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना था। कल रात उनसे गलती से जो कुछ उन्होंने ऑन एयर चला दिया, शायद उसके बाद कामरान शाहिद के पास इतनी गुंजाइश भी नहीं कि वो अपने गिरबान में झांक के देख सकें, क्योंकि उन्हें जो जो इंस्ट्रक्शंस हुई थी कि आपने पहले ये कहना है, फिर आपने ये कहना है, फिर ये कहना है, और उसके बाद आपने ये वीडियो चलानी है, उन्होंने वो सारे मैसेजेस एज़ इट इज़ चला दिए, जिससे ये साबित होता है कि वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उन्होंने ठेका ले रखा है। इन सहाफ़ती ठेकेदारों के इस माहौल में कुछ सहाफ़ी दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो पूरी ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद एक ऐसे 12वें खिलाड़ी, एक ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत तरक्की की और हमें उन पे फ़ख्र है। हम उन्हें कह सकते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में अगर हम कोई एग्जांपल दें कि ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ कहाँ हैं, तो वो यहाँ हमारे कनाडा से जनरेट हुई। कनाडा से उठे अदील हबीब साहब, ये पाकिस्तान में सियासत.pk के ऑनर हैं, चीफ़ एडिटर हैं, रूह रवां हैं, CEO हैं। खानेवाल से इनका ताल्लुक़ है। मैट्रिक तक इन्होंने खानेवाल में तालीम हासिल की। उसके बाद ये कनाडा आ गए अपने पेरेंट्स के साथ इमिग्रेशन लेके। फिर कनाडा में यहाँ इन्होंने एजुकेशन हासिल की। सऊदी अरब में आते जाते रहे। इनके पेरेंट्स वहाँ, वालिद साहब इनके वहाँ जॉब करते थे, तो इनके पास एक्सपोजर है मिडल ईस्ट का भी, पाकिस्तान का भी और नॉर्थ अमेरिका का भी। कनाडा में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासत.pk के नाम से इन्होंने 2009 में ये वेबसाइट शुरू की, और उस वक्त शुरू की जब पाकिस्तान में दूर दूर तक किसी का ख्याल नहीं था। ये इस लिहाज से मैं इन्हें दूरअंदेश सहाफ़ी भाई कहता हूँ कि इन्होंने वक्त से पहले भांप लिया कि आने वाला दौर सोशल मीडिया का है, आने वाले दौर में सब कुछ ऑनलाइन होगा। और आज आपने देखा कि वो लोग जो अखबारों में लिखते थे, अखबारों से टेलीविज़न पर चले गए, दरमियान में कुछ ने रेडियो पे भी पड़ाव किया, लेकिन बिल आखिर सबका अल्टीमेट अंजाम, अल्टीमेट उनका आज डेस्टिनेशन यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया से ही वो हज़ारों लाखों क्लिक्स ले रहे हैं, वहाँ ही उनकी बात आम हो रही है और उन्हें पसंद किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया की ये भी मेहरबानी है कि इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत से लोग एक्सपोज भी हुए हैं। ज़ाती हैसियत में भी आप किसी बंदे की फेसबुक पे चले जाएं, आप अगर देखना चाहें कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, तो आप उनके 1-2 महीने की सोशल मीडिया पे सिर्फ उनकी कारगुजारी देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा किस नेचर का है, इसकी सोबत में कौन लोग हैं, इसका किन लोगों के साथ उठना बैठना है और इसके ख्यालात क्या हैं। अदील हबीब साहब कनाडा में रहते हैं। सियासत.pk इन्होंने 2009 में शुरू की, लेकिन सारे तमाम तरक्की का मनाज़िल तय करते हुए पाकिस्तान की ये सरकर्दा एक बड़ी लीडिंग वेबसाइट है। और इसके साथ इनके सोशल मीडिया आउटलेट्स जितने हैं वो इतने लीडिंग हैं कि वी कैन से कि एवरी मंथ इनकी रीच जो पब्लिक तक है वो 250 मिलियन तक है। 250 मिलियन मीन्स 25 करोड़। 25 करोड़ लोग 25 करोड़ दफ़ा इन्हें इनके जो भी होते हैं, न्यूज़ होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, इनके वो सारे 25 करोड़ लोगों तक हर महीने पहुंचती हैं। और ये सक्सेस शायद ही पाकिस्तान में किसी और सोशल मीडिया आउटलेट को नसीब हुई हो। इस हवाले से मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन इनके साथ क्या किया मौजूदा गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, उन गवर्नमेंट के सरकारी इदारों में बैठे हुए उन लोगों ने जिनके जहन में ये है कि शायद वही अकले कुल हैं और वही सब कुछ हैं और शायद उनके ही हाथ में ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। वक्त बदलते देर नहीं लगता। आज आप बरसरे इक़्तिदार हैं, आज आप कुर्सी पे हैं, कल ये कुर्सी आपसे छिन जाएगी। और आपके तो दिन भी गिने जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद 2 महीने पहले इनके साथ क्या किया हमारी वजारत दाखिला ने, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए हैं,
वो इनसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले इनके सफ़र की सारी कहानी भी पूछेंगे कि इनका ये सफ़र कैसा रहा, कब शुरू किया, कैसे इन्हें ख्याल आया और ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। वेलकम टू आवर स्टूडियो जनाब अदील हबीब साहब। Thank you, Ulana Saab, for your kind words and having me on your show. आपकी मेहरबानी, आपको मैं बड़े अरसे से कह रहा था, आप आ नहीं रहे थे। मैं उलाना साहब यूजली जो है ना बैकग्राउंड में रहने वाला बंदा हूँ। मैं कोई इतना ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है मेरी ऑनलाइन या टीवी के ऊपर, तो आई ट्राई टू डू व्हाटएवर आई कैन फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो लेकिन आपके इतने ज़्यादा इंसिस्टेंस की वजह से आई डिसाइडेड कि आई शुड सी एंड हाउ इट गोज़। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे स्टूडियो आने का। और हमारे व्यूअर्स जो हैं आज ये भी देखेंगे कि अदील हबीब साहब को इतने अरसे हमने छुपा के क्यों रखा, इन्हें पहले क्यों नहीं लेके आए। और इतनी प्यारी शख्सियत हैं कि ये सिर्फ बातचीत ही खूबसूरत नहीं करते, बल्कि अब तो शायद पाकिस्तान में इन्हें कोई मूवीज़ से, ड्रामों से, वहाँ से भी कोई ऑफ़र्स आना शुरू हो जाएँ, तो आपको वहाँ भी जाना चाहिए। आपको कभी ऑफ़र हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें, ठीक है। अच्छा, ये siyaasat.pk का आपको ख्याल कैसे आया? मौलाना साहब 2008-2009 में हमने siyaasat.pk लॉन्च की थी। आपको याद होगा उन्हीं दिनों जो हमारे यंगस्टर्स था उनका बड़ा रुझान पैदा हुआ पॉलिटिक्स की तरफ, और इंटरनेट उस वक्त रिलेटिवली बड़ा नया था, पाकिस्तानी कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं था उस वक्त वहाँ पर। बिल्कुल। तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्योंकि मैं एक दो फोरम इनिशियली जो थी हमारी वेबसाइट एक फ़ोरम थी। फ़ोरम का मतलब है यानी कि कोई भी वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकता है और अपना कंटेंट पोस्ट कर सकता है, और अभी भी मेजॉरिटी जो पार्ट है हमारी वेबसाइट का वो फ़ोरम ही है। अच्छा। तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, सिंपल सी बात थी कि आई जस्ट डिसाइडेड कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। और उसके बाद फिर यानी कि सोशल मीडिया आ गया, ट्विटर, फेसबुक, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने अपने पेजेस बनाए। तो वो ऑब्वियसली हम बिल्कुल शुरू में हमने उस चीज़ के ऊपर इनिशिएटर्स थे, आप जी बिल्कुल थे जी। तो आपने उस अंधेरी टनल में टार्च लेके जब निकले आप इस सफ़र पे, तो आई गेस आई वाज लकी। आपको फील नहीं हुआ कि आप लोनली हैं इस सफ़र में? आपको कुछ लोग ये भी शायद सोचते होंगे कि यार अदील ये क्या कर रहे हो, कहाँ, लोग तो टीवी पे आते हैं, लोग तो अखबारों में लिखते हैं, लोग तो वो काम करते हैं, आप ये ऑनलाइन के किस चक्कर में हो? आपको था कि ये कभी जाके सक्सेस स्टोरी बनेगी? टू बी ऑनेस्ट, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपका पैशन है जर्नलिज्म, मेरा जर्नलिज्म मेरा पैशन नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, मेरा ये था कि यार पाकिस्तानियों तक इन्फॉर्मेशन किस तरह फैलाई जाए, मेरे दिमाग में बस ये बात थी। और मैंने कहा पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया जाए। तो बहुत ही बेसिक सोच थी, कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था, लेकिन फिर अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ कि वो चीज़ें बड़ी होती गई। आपने इनिशियली ऑफिस कहाँ बनाया था? इनिशियली तो कनाडा में ही थे हम लोग। हाँ जी। आप अकेले थे या साथ कोई दोस्त भी था आपके? फर्स्ट पहले तो मैं अकेले ही था। आई थिंक तकरीबन 6 महीने फर्स्ट 6 मंथ्स जो है ना मैंने अकेले ही काम किया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि फोरम के ऊपर लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, लोग डिस्कशन। तो वो उन्हीं इनिशियल फोरम मेंबर्स में से एक का नाम वसीम एजाज जंजोआ था। अच्छा। तो उन्होंने वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होते थे फोरम के ऊपर। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, व्हाई डोंट यू जॉइन अस। तो बस फिर हमारे साथ वो अभी तक हमारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो बस फिर उसके बाद 2 बंदे हुए, फिर 3 हुए, फिर इस तरीके से बढ़ते गए लोग, फिर चलते गए। जी। पाकिस्तान में ऑफिस कब बनाया आपने? पाकिस्तान में जो पहली दफ़ा मैंने ऑफिस बनाया था वो मैंने बनाया था 2012 में। अच्छा, ठीक है। लेकिन फिर मैं 2014 में रैप अप करके आ गया था। क्योंकि उस रैप अप की वजह क्या थी? उस रैप अप की भी हम ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक ये भी दुख है कि हमारे ख्वाब बड़े होते हैं कि हम यहाँ जो भी अपना सरमाया जमा पूंजी होती है हम लेके ये पाकिस्तान जाते हैं, और वहाँ जाके हमारे ख्वाब होते हैं कि हम वहाँ ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि हमने विजुअलाइज किया हुआ होता है यहाँ के बिज़नेस सेटअप को, यहाँ के बिज़नेस सारा सिस्टम को। वहाँ जाके जब हमारा उस तरह काम नहीं होता तो फिर हम में से बहुत सारों को वाइंड अप करके वापस आना पड़ता है। आपके वाइंड अप की क्या? देखिए मौलाना साहब, मैं जब 17-18 साल का था तो मैं कनाडा मूव हो गया तो मैंने पाकिस्तान उस वक्त इतना ज़्यादा देखा भी नहीं था। ठीक है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में चीज़ें किस तरह चलती हैं। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ 2012 में, फिर उसके बाद 13 का इलेक्शन हुआ है, तो उसके बाद हुआ ये कि मुझे ना एजेंसीज की तरफ से कॉल्स आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपको तो पता है, आपने बहुत टाइम वहाँ पे स्पेंड किया हुआ है। तो वहाँ पर होता ये है कि वो हर एक चीज़ को ना कंट्रोल, स्पेशली उस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया तो था नहीं, उन्हें नजर आया कि यार ये वेबसाइट है, ये कौन है चला रहा है। तो मुझे 1-2 दफ़ा कॉल्स आई। पहले तो उसने बड़े अच्छे तरीके से बात की, फिर उसके बाद गालियाँ देना शुरू हो गए जो भी बंदा था दूसरी तरफ। हाँ,
हाँ, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने कोई फॉलो वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे तो मैं किसी को जानता भी नहीं था इतना ज़्यादा पाकिस्तान में। उन्होंने मेंशन किया कि कौन सी चीज़ हमें नागवार गुजर रही है या कौन सी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं मेंशन की। अच्छा, लेकिन वो ये देख रहे थे कि यार ये इसकी एक वेबसाइट है और ये जो है ना बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, तो हमें जो है ना इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। तो फिर उस वक्त 1 साल देखा मैंने, और फिर उसके बाद 2014 में मैं वापस कनाडा आ गया। उस वक्त कोई FIRs भी हुई थी आपके खिलाफ? उस वक्त कोई नहीं FIR हुई, सिर्फ धमकियां ही थी। 2013 में ये हुआ था कि हमारी वेबसाइट को बैन कर दिया गया था। ठीक है। पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम जब बैन हुई थी। बैन किस तरह किया था उन्होंने, जो .pk डोमेन्स है ना, हमारी वेबसाइट का नाम है siyaset.pk जी। जो .pk की रजिस्ट्रेशन है ना वो पाकिस्तान के अंदर ही होती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है, राइट। 2013 में एंड 2016 में 2 दफ़ा बैन हुई। दोनों दफ़ा यही हुआ कि उन्होंने हमारी जो है ना डोमेन ही उड़ा दी। अच्छा, फिर हुआ ये कि जो .pk डोमेन है ना उसके बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह ये बात फैल गई थी। ठीक है। कि जी इन्होंने जो भी .pk डोमेन लेगा उसको खतरा है, गवर्नमेंट कभी भी उसकी वेबसाइट को उड़ा सकती है। बिल्कुल ठीक है, राइट। तो बस फिर मैं 2014 में वापस आ गया एंड देन यहाँ आगे फिर क्या किया? I had a lot of plans when I went back. अच्छा। उस वक्त ये था कि मैंने कहा मैं इसको एक्सपैंड करूँगा, लेकिन I was just so डिजेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड कि यार ये तो आप इंसान की तरह तो आप ज़िंदगी वहाँ पे गुजार ही नहीं सकते। वहाँ पे तो आपको बिल्कुल ही जानवर या फिर ग़ुलाम बन के रहना पड़ेगा। तो मैं फिर वापस आ गया। उसके बाद फिर हम गए हैं 2018 में। अच्छा। ये जो लास्ट इलेक्शन से पहले, हाँ, थोड़ा सा टाइम पहले चला गया था मैं। तो फिर मुझे क्योंकि उस वक्त नज़र आ रहा था कि शायद बेहतर गवर्नमेंट आए। siyaset.pk बहाल हो गई थी। siyaset.pk 2 दफ़ा बैन हुई है, दोनों दफ़ा उसी वक्त बहाल हो गई थी। अच्छा। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों दफ़ा गवर्नमेंट ने बैन की थी। अच्छा, राइट। इस दफ़ा किसी और ने बैन की है। PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वाले करते थे जी, लेकिन वो उस पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था। अच्छा। एक्चुअली एक दफ़ा तो जियो न्यूज़ वालों ने बंद करवाई थी हमारी वेबसाइट। उनको क्या बिजनेस राइवलरी थी, कोई जेलसी? नहीं, बिजनेस राइवलरी नहीं थी, उसमें बेसिकली ये था क्रिटिसिज्म था। मेरे ख्याल में हामिद मीर के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था वेबसाइट के ऊपर, यू नो। अच्छा। तो अब वहाँ पर हमारे फोरम के ऊपर तो लोग आके कमेंट्स करते हैं, भाई वो अब हम किस तरह कंट्रोल, अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर नहीं आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी आके कुछ भी कमेंट कर सकता है। राइट, बिल्कुल सही। राइट। तो उस वजह से बैन हुआ था। उस वजह से बैन। फिर आप 2018 में जब गए तो आपने इलेक्शन से पहले काम करना शुरू किया। तो आप मुझे सॉरी मैं आपकी बात एक फिनिश कर दूं। 2016 में जब बैन हुई थी ना, हारूनुर रशीद साहब ने FIA में कॉल की थी। मेरे साथ उनकी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि ये सीन हुआ है। तो उन्हें फिर पता चला कि ये इस तरीके से जो है ना चीज़ें हुई हैं। उन्होंने फिर FIA से कहा कि उस वक्त भी FIA वाले की जब मुझे फर्स्ट टाइम कॉल हुई है ना, जब बैन किया उन्होंने, उसने भी गालियाँ दी मुझे। वो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना सिविलियंस के साथ वो इसी तरीके से बात करते हैं। सिविलियंस के साथ वो कुछ समझते नहीं है, यू नो, कि ये नीचे हैं हमसे बेसिकली। अच्छा, एक आम तअस्सुर ये होता है, लोग समझते हैं कि हम मीडिया वाले, हमारी बड़ी एक्सेस है, बड़ी अप्रोच है, हम जो है किसी मिनिस्टर से मिल सकते हैं, सेक्रेटरी से मिल सकते हैं, बाकी लोगों से मिल सकते हैं। तो एक रिस्पेक्ट का भी एक अंसर होता है। लोग समझते हैं आपके तो बड़े लंबे हाथ हैं, तो इस दौरान ज़ाहिर है आपकी PR भी हो जाती है, लोगों से LOI भी होती है, आपने लोगों के इंटरव्यूज़ भी चलाए, लोगों को कवरेज भी दी आपने, पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फिगर्स को दी। तो कहीं दोस्तियां भी तो बन जाती हैं, कहीं आपकी दोस्तियां नहीं बनी? टू बी ऑनेस्ट, अगेन मेरा जो है ना, आई वुड से कि मैंने जो अपना फेसबुक अकाउंट एक्टिव किया है ना, अपना जो पर्सनल अकाउंट है, मेरे ख्याल में आज से कोई 2-2.5 साल पहले एक्टिव किया है मैंने। ठीक है। उससे पहले मुझे ये भी नहीं जानता था कि siyaset.pk को कौन रन करता है। बिल्कुल सही, राइट। तो फिर आई थिंक एक वजह ये भी थी कि अच्छा मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था कि पाकिस्तान में भाई रिलेशनशिप बना के जो है ना आपको चीज़ें रन करनी पड़ती हैं। मुझे नहीं, मैं तो यहाँ पे मैंने तो कनाडा का सिस्टम देखा हुआ, मैं समझता हूँ कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 2 3, बिल्कुल सही, राइट। तो मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें भी करनी पड़ती वहाँ पे चीज़ों को रन करने के लिए, राइट। अच्छा, फिर आपको 2018 से ऑनवर्ड जब गवर्नमेंट PTI की आ गई तो स्मूथ रहा फिर गवर्नमेंट की, PTI की गवर्नमेंट के दौरान आपका सिलसिला, या इस दौरान भी आपको कोई मुश्किलात आई? नहीं, PTI की गवर्नमेंट में हालांकि हम इमरान खान को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। कई दफ़ा ये होता था इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान, जब हम कोई क्रिटिसाइज़ करते थे ना किसी पोस्ट के अंदर, तो आप यकीन करें हमें उनके डॉक्टर असलान खालिद हेड करते होते थे, तो वो हमें कॉल करके हमें ये नहीं कहते थे कि ये क्यों लगाई है, हमें एक्सप्लेनेशन देते होते थे, यू नो, कि यार वो उनका हक है। नहीं, हमें एक्सप्लेनेशन देते होते थे कि अदील ये आपने इस तरह की पोस्ट लगी आपके प्लेटफॉर्म से, लेकिन असल बात ये है, अगर आप इसको फर्दर तहकीक करना चाहें तो हम कोई आपके क्वेश्चन हैं हम उसको आंसर कर सकते हैं।
लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि इसको रिमूव करो या इस तरह की कोई, जिस तरह आजकल या पहले अच्छा, हमें यहाँ हमारे ऑडियंस के लिए उनको वाजे करने के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट को लोग अभी तक जो है वो अनाड़ी कहें, जो मर्जिया कहें, लेकिन इमरान खान ने ये किया है कि उसने इदारों को इस्तेमाल नहीं किया। अगर इमरान खान भी चाहते तो वो डॉक्टर अरसलान खालिद जो उनके सोशल मीडिया को देखते हैं, उनकी बजाय वो DGFI को, FIA को, या किसी SHO को, या किसी SP को, किसी XYZ डिपार्टमेंट के किसी बंदे को कहते कि ये ज़रा इसको देखो ना, ये siyaset.pk वाला क्या कर रहा है। तो अगर इमरान खान चाहते, इमरान खान ने ये नहीं किया, जो कि अब इमरान खान जब अपोजिशन में गया है तो अब उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो सारा वही हो रहा है जो हमारा 80 और 90 की दिहाई की सियासत थी, जो पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो जो कुछ हो रहा है वो सारी वो पुरानी सियासत हमारी रिपीट हो रही है। इमरान खान ने वो नहीं की मेरे ख्याल में, और आप शायद उसकी एक गवाही देंगे कि वाकई आपको अरसलान खालिद ने अप्रोच किया है, जिसका काम था सोशल मीडिया वाले का, इसके अलावा किसी वर्दी वाले ने आपको नहीं किया। नहीं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उनकी अप्रोच होती थी ना, वो बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच होती थी। यानी कि हमें बताते होते थे कि यार, हमें एक्सप्लेनेशन देते होते थे कि यार आपको जो है ना यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये बात है, अगर आप बेहतर समझते हैं तो आप इसको ये हमारी एक्सप्लेनेशन भी लगा दें उसके ऊपर। इस तरीके से उन्होंने जब भी अप्रोच किया। अभी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, जो हमारे माशाल्लाह हर वक्त गुस्से में होते हैं, पता नहीं उनका गुस्सा किस पे है, इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा, अवाम को भी कुछ गुस्सा होगा उन पर। उन्होंने जो आपके साथ अभी किया, आपको जब बैन किया गया, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि आप पे एक छाप लग गई कुछ अरसे के दौरान कि आप शायद प्रो PTI हैं, प्रो इमरान खान हैं, आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, या एंटी मुस्लिम लीग हैं, या एंटी PDM हैं। ये छाप कब लगी आप पे और क्यों लगी? देखें मौलाना साहब, अगर आप हमारे पेजेस के ऊपर ना जाएं, सोशल मीडिया के ऊपर, आप किसी भी पेज के ऊपर चले जाएं, आप बल्कि अपने पेज को भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आपको वहाँ पर कौन से कंटेंट के ऊपर ज़्यादा इंगेजमेंट नज़र आती है। आप देखेंगे जो प्रो इमरान खान कंटेंट है, इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही, राइट, ऐसे ही है ना बात। अब होता है क्या है, हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना हर पार्टी का नैरेटिव लगाते हैं, बिल्कुल सही, राइट। लेकिन अब होता ये है कि जिस कंटेंट पर रिस्पांस आता है वो इमरान खान का कंटेंट होता है, वो फिर कंटेंट वायरल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर अगर जब आप उसको देखते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद हम PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं होती है। आपके पास जो खबर आती है आप हमारी जो है ना ट्विटर की फीड जाके चेक कर लें, फेसबुक की फीड जाके चेक कर लें, या इंस्टाग्राम के ऊपर देख लें, आप देखेंगे कि आपको हर पार्टी का नैरेटिव वहाँ पर मिलेगा। अच्छा, अब जो वायरल जा रहा है वो अब लोगों के पास है। अच्छा नाजरीन, ये जो सोशल मीडिया की साइंस है वो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप कोई बात करते हैं सोशल मीडिया पे, और उसमें ऑब्वियसली अगर प्रो इमरान खान लोग ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा आके वहाँ कमेंट करेंगे, डिस्कशन होगी, और इमरान खान के हवाले से ज़्यादा डिस्कशन होगी, ज़्यादा लोग इमरान खान के हक़ में कमेंट कर रहे होंगे। वहाँ खबर कुछ भी हो, नीचे कमेंट सेक्शन तो पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। पब्लिक में अगर ज़्यादा लोग इमरान खान के हक़ में कमेंट कर रहे होंगे तो उससे तासर ये मिलता है कि शायद ये पूरी वाल, ये पूरा पेज, ये पूरा इदारा, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये शायद पूरा इमरान खान के साथ ही है। ऐसा नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून के भी कोई चाहने वाले हैं, अगर कोई पीपल्स पार्टी के भी कुछ बचे कुछ जियाले हैं, तो आएँ वो भी सोशल मीडिया पे परफॉर्म करें, एक्ट करें, कमेंट करें, डिस्कशन करें, वहाँ पार्टिसिपेट करें, तो फिर आपको भी रीच मिल जाएगी, आपका भी जिक्र आ जाएगा, और यही तासर हमारे ही पेजेस पे, हमारी ही वाल्स पे ये तासर मिलना शुरू हो जाएगा कि शायद हम प्रो पीपल्स पार्टी हैं या प्रो मुस्लिम लीग नून हैं। असल बात यह है कि अब मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के बंदे बड़े ढूंढने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आप अच्छी बात करें उनके बारे में, कोई उनके ख़िलाफ़ बात करें, आप कोई ख़बर लगाएं, फ़ौरन वो रिएक्ट करते हैं, और वो बड़े रिएक्टिव हैं, बड़े वो रिस्पॉन्ड बैक करते हैं, क्योंकि सारा यंग क्राउड है, यंगस्टर्स हैं। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब वाला क्या हुआ? ताज़ा तरीन आपके साथ क्या वारदात हुई? शहबाज शरीफ साहब ने देखिए कि मई 18 को, ऑब्वियसली मैं तो कनाडा में बैठा हूँ, कनाडा, अमेरिका और सारे बाकी दुनिया में सारी जगह पे हमारी वेबसाइट चल रही है। मई 18 को मुझे ईमेल्स आना स्टार्ट हो गई, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि आपकी वेबसाइट जो है ना, हम एक्सेसिबल नहीं है, ये वाला पेज आ रहा है। अच्छा, वो पीछे से स्लो कर देते हैं, क्या करते हैं पाकिस्तान में? नहीं, वो बेसिकली जो लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, लेट्स से कि जोंग का नेटवर्क है, वो जोंग वालों को कहेंगे कि ये वाली वेबसाइट को ब्लॉक कर दो, इसका IP ब्लॉक कर दो, सर्वर का IP ब्लॉक कर दो। अच्छा, राइट। तो उन्होंने स्टार्ट किस तरह किया कि PTCL से, PTCL के ऊपर जो भी एक्सेस कर रहा था ना इनिशियली, उनके पास एक्सेसिबल नहीं थी वेबसाइट, क्योंकि हमारे वहाँ पे लड़के भी काम कर रहे थे, उन्होंने भी बताना स्टार्ट कर दिया कि आपके यहाँ।
उसके बाद लेकिन फिर जोंग के ऊपर काम कर रही थी और इसी तरीके से टेलीनॉर के ऊपर भी काम कर रही थी, तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या मसला है। तो फिर मैंने एक दो एक्सपर्ट्स को जो कि ये सर्वर्स वगैरह को समझते हैं, वो कहते हैं कि यार आपकी जो वेबसाइट है ना वो वाकई ब्लॉक की जा रही है। तो उसके बाद फिर मैंने जो पीटीए को ईमेल की, तो पीटीए की तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया, तकरीबन 1-2 हफ्ते गुजर गए। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हम इस्लामाबाद पीटीसीएल के ऑफिस गए, तो हमने उनसे पूछा कि यार ये बताएं कि आपके नेटवर्क के ऊपर हमारी वेबसाइट क्यों नहीं चल रही है। उन्होंने फिर हमें आगे से बताया कि हमें पीटीए की तरफ से ऑर्डर्स हैं, ठीक, राइट। फिर इवेंचुअली जो है ना पीटीए की तरफ से भी हमें ईमेल आई और उन्होंने कहा कि हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर्स हैं, और वो मैं स्पेसिफिक जो वर्डिंग है ना जो ईमेल के अंदर, वो मैंने आपको भी सेंड की थी। जी मैंने पढ़ी, आप पढ़ के सुनाए खुद। जी, तो उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान में डिसहार्मनी प्रोवोक कर रहे हैं, प्रमोटिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक दूसरी वजह उन्होंने ये बताई है, अंडरमाइनिंग द सिक्योरिटी, हेट्रेड अमंग मैसेस, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ये हमें जो है ना ये अब आपने अगर वेबसाइट को वापस लेके आना है तो आपने उनके साथ कंप्लाइंट करनी है। तो अब मैंने उनसे बताया, मैंने कहा कि कंप्लाइंट के पीटीए जो है ना हम उनके साथ बहुत अरसे से इन टच हैं, यानी कि आई थिंक 2015-2016। उसमें होता ये है कि जी वो कई दफ़ा ना स्पेसिफिक लिंक्स हमें सेंड कर देते हैं कि यार ये वाला लिंक नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, ये वाला नहीं होना चाहिए, तो हम जो है उसको रिमूव कर देते हैं। हम कोई उनके साथ ज़्यादा फाइट नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि यार ठीक है, यू नो जो भी है। इवन दो कि बहुत सारा कंटेंट जो होता है ना वो यूट्यूब की वीडियोस लगी हुई होती हैं। अच्छा, अब वो यूट्यूब से तो रिमूव नहीं करवा सकते हैं, वो हमारे ऊपर आते हैं कि तुम रिमूव करो, वो उधर चलने दो, ठीक है, अच्छा उधर, लेकिन तुम्हारी वेबसाइट पे नहीं चलनी चाहिए। ये ज्यादती है, बिल्कुल। तो बेसिकली अब देखें ना, अगर आप देखें हमारी वेबसाइट को, हमारी वेबसाइट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह ही है, ठीक है, वहाँ पे कंटेंट लग रहा है और फिर उसके बाद नीचे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, राइट। अब उनका बस नहीं चलता है कि वो फेसबुक और ट्विटर को बैन कर दें, लेकिन हमें उनको कुछ भी नहीं, उन्होंने बस एक ऑर्डर लगाया, उन्हें पता है कि ये छोटी सी वेबसाइट है, इसको ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नाज़रीन कराम छोटी नहीं है, ये कसर नफसी से काम ले रहे हैं। सियासत राट पीके पे जो रीच है लोगों की, उसको आप किस तरह गेज करते हैं, कैसे काउंट करते हैं? मैं आपको जो है ना, मैंने अभी रिसेंटली उसको नहीं चेक किया, पिछले महीने मैंने सिर्फ ट्विटर की रीच में चेक कर रहा था, तो हमारी ट्विटर के ऊपर जो इंप्रेशंस थे ना वो तकरीबन 280 मिलियन इंप्रेशंस थे। 280 मिलियन? जी, सिर्फ ट्विटर के ऊपर इंप्रेशंस थे। यानी कि इंप्रेशंस का मतलब है कि एक बंदा 10 दफ़ा भी उसको देखे तो वो 10 इंप्रेशंस काउंट होंगे, राइट। ठीक है। उसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर तकरीबन रोज़ाना का जो डायरेक्ट विजिटर्स हैं वो तकरीबन 1 लाख हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद फेसबुक के ऊपर भी हमारी कोई 30 मिलियन के करीब रीच है। ठीक है। ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी कोई हमारी 5 मिलियन के करीब रीच है, राइट। तो हमारा जो सबसे जो सक्सेसफुल चीज़ जा रही थी वो हमारा ट्विटर जा रहा था, क्योंकि फेसबुक के ऊपर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल है। यानी कि उनके फेसबुक में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ होता है, तो वो चीज़ों को थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं। नाज़रीन कराम, इनसे ये भी पूछेंगे कि इनकी एक लड़ाई गरीदा फ़ारूकी से भी हुई थी। लड़ाई क्या हुई थी? गरीदा फ़ारूकी ने केस कर दिया था इनके ख़िलाफ़। वो किस्सा कहानी गरीदा फ़ारूकी वाला बाद में पूछेंगे। पहले इनसे ये पूछेंगे कि आप जब PTI की गवर्नमेंट थी तो एक इमरान खान ने सोशल मीडिया से इंटरेक्शन शुरू कर दिया था, आप भी कई दफ़ा इमरान खान से मिले, आप उस टीम में थे और आप लोगों पे ये कहा जाता था कि ये सोशल मीडिया वाले इमरान खान के चहेते हैं, इन्हें रोज़ इमरान खान बुला लेता है और इन्हें ब्रीफिंग देता है। मेन स्ट्रीम मीडिया को और इन वो जो बड़े एंकर और वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी हैं उनको इमरान खान ने साइड पर कर दिया था। सहाफ़ती ठेकेदारों को इग्नोर करना शुरू कर दिया इमरान खान ने, और ये ठेका इमरान खान की प्रमोशन का आप लोगों को मिल गया। वो क्या सिलसिला था? और आपको जब बुलाया जाता था तो वो सिर्फ अपनी एक रूटीन की अपनी कारकर्दगी बताते थे या बाकायदा आपको साथ मिल के कोई साजिश प्लान की जाती थी कि मुस्लिम लीग नून को इस तरह डाउन प्ले करना है, पीपल्स पार्टी को इस तरह डाउन प्ले करना है, या वहाँ कोई वो जो मीटिंग्स होती थी उसमें जस्ट वो अपनी प्रोजेक्शन चाहते थे? क्या सिलसिला था? देखें, आई थिंक जो सोशल मीडिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो 2-3 मीटिंग्स में मैं गया हूँ इस तरह की, तो उसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई उसका वो नहीं टारगेट नहीं होता था उसका। उसमें बेसिकली ये होता था कि खान साहब बैठ जाते होते थे और सोशल मीडिया के लोग उनसे सवाल जवाब पूछते होते थे
और बस इसी तरीके जो से मुल्क की हाँ मुल्क की सूरत हाल के उस पे बात हाँ, करते थे जनरली उन्होंने आपको क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि पाकिस्तान में वो जो दूसरे सहाफ़ी जैसे अब आपने वो कामरान शाहिद की बात की थी राइट, वो ये ब्लैकमेलर्स बैठे हुए हैं वहाँ पर राइट, वो ब्लैकमेल करते थे। खान साहब ही डजंट लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ राइट, उसको क्या जरूरत है किसी के हाथों ब्लैकमेल होने की, वो गलत काम तो नहीं कर रहा होता वहाँ पे बैठा हुआ राइट। अच्छा एक और तअस्सुर हमारे आम पब्लिक में है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम देखने वाले जो हैं वो प्राइमरी पास से लेकर PhD तक सारे हैं, तो मुझे सबको ख्याल रखना पड़ता है। हर बंदे के जहन में कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक आम आदमी के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि ये पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम विंग बना हुआ है और पूरी दुनिया में होता है, साइबर क्राइम के एंटी साइबर क्राइम यूनिट होते हैं, तो एक तासर है कि शायद ये इंटरनेट पे बैठे हुए जो लड़के लड़कियां हैं ये बड़े इस तरह के होते हैं कि ये क्राइम यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको कभी इस तरह की किसी चीज़ का सामना करना पड़ा, क्रिमिनल से आपका वास्ता पड़ा, आपको कभी किसी ने हैक करने की कोशिश की आपकी वेबसाइट को, आपने कभी किसी ने आपसे रैंसम मांगा हो, कभी इस तरह की सिचुएशन बनी कि आपके अगेंस्ट कोई क्राइम किसी ने कमिट करने की कोशिश की, आपका अकाउंट हैक करने की? आई थिंक वो जो हैकर्स वगैरह हैं ना इस तरह के लोग, वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं होता इतना ज़्यादा राइट। ठीक है, तो अगर आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सिक्योर करके रखते हैं तो वो आपको कभी हैक कर ही नहीं सकते। इनिशियली मुझे याद है शुरू में ये होता था कि हमारी वेबसाइट के ऊपर बॉट्स का अटैक हो जाता था, यानी कि वो फ्लड कर देते थे वेबसाइट से जिससे सर्वर बैठ जाता था। अच्छा। अब वो सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए वो चीज़ें आ गई हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह, आपने प्राइवेसी उसकी अच्छी सिक्योर की। हाँ, तो वो कोई मसला ही नहीं है उधर, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अच्छा, पेड सब्सक्रिप्शन का भी एक सिलसिला शुरू हो गया है। आपने कहीं अपने किसी मीडिया आउटलेट में, सोशल मीडिया आउटलेट में कहीं पेड सब्सक्रिप्शन तो नहीं शुरू किया? अभी कोई इतना स्पेसिफिकली नहीं हमने ऑन किए हैं, जैसे यूट्यूब के ऊपर है, और इतना ज़्यादा कभी इतना एक्टिवेट हमने उसको प्रमोट नहीं किया कि जी हमें पैसे दें और इस तरह की चीज़। ठीक है, लेकिन लोग करते हैं, मतलब आफ्ताब इकबाल ने और लोगों ने जी वो शुरू करके सिलसिला वो किया हुआ। आई थिंक इट्स फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। यानी कि आप काम कर रहे हैं, अगर आप कोई बंदा उनके कंटेंट को लाइक करता है और उनको सपोर्ट करना चाहता है राइट, तो वो दैट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्टाफ आपका कितना है पाकिस्तान में इस वक्त? हमारे कोई तकरीबन 25 लोग हैं। 25 लोग हैं, इस्लामाबाद में काम करते हैं। फील्ड रिपोर्टर्स भी हैं उसमें, डेस्क पे भी बंदे बैठे हुए हैं, क्या सिलसिला? फील्ड रिपोर्टर्स इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, स्पेशली अब तो हमारा वेबसाइट बंद कर दी, तो हमारी रोजी रोटी तो उन्होंने बंद कर दी है तकरीबन। लेकिन ये वेबसाइट एक तो ये लंबा अरसा नहीं है, हम सारे एहतजाज कंडेम करते हैं इसको, और इनके दिन गिने जा चुके हैं इस गवर्नमेंट के। ऐसा नहीं होगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट भी आके एज इट इज़ काम करना शुरू कर देगी। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। आपके सामने केयर टेकर गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, पैवस्ता शजर से उम्मीदें बाहर रख। हम पुरुमीद हैं कि ये इनके दिन गिने जा चुके हैं, ये आप लोगों पे सख्ती के दिन गिने जा चुके हैं। इन्होंने 12 अगस्त नहीं 13 अगस्त जाना ही जाना है। उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी, सारे मोहसिन नकवी नहीं होते, सारे आज़म खान नहीं होते। आज़म खान जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, और सारे गवर्नर KP के गुलाम अली की तरह के लोग नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी काम की ज़िम्मेदारी का एहसास भी होता है, और हम उम्मीद रखते हैं कि नए जो केयर टेकर आएंगे वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करेंगे और लोगों को, सबको एक आंख से ही देखेंगे। ये हमारी ख्वाहिश है, उम्मीद है। और ये पाकिस्तान का आप देखिएगा, ये इस वक्त जितनी सख्तियाँ कर रहे हैं ना शहबाज शरीफ एंड कंपनी और राना सनाउल्लाह एंड कंपनी, ये इनकी सिर्फ 12 अगस्त तक हैं। 12 अगस्त जब ये कुर्सी से उतरेंगे तो फिर इनको आटे दाल का भाव मालूम होगा। अभी इस वक्त भी आपने देखे ना, परवेज़ खटक ने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान से अलहदगी की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी इतनी जरूरत नहीं हुई कि मीडिया को फेस कर सकते। वहाँ BBC का बंदा पहुँचा तो उसको पकड़ा गया, उसे हब्से बेजा में रखा गया। 2 रिपोर्टर्स को 5 घंटे तक हब्से बेजा में रखा गया, उनके कैमरे छीन लिए गए। ये कब तक होगा सिलसिला? अभी तो आपके 5 बंदे उन्होंने लिटरली जेल से उठा के जाके परवेज़ खटक साहब के साथ बिठा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, और वापसी पे उनकी जमानतें हुई और फिर रिहा हुए, वो घर गए। अभी तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। 12 अगस्त तक आपकी गवर्नमेंट है, 12 अगस्त के बाद आपकी गवर्नमेंट नहीं होगी, और हर केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती। और फिर पब्लिक का जो प्रेशर है, जो इस वक्त पब्लिक का रिस्पांस है, उसकी एक लिमिट है ना। आपका कितना बर्दाश्त, वो कितना लोगों को आप दीवार के साथ लगाएंगे? आखिर में दीवार भी जो है वो भी बोल पड़ती है। अच्छा, ये पाकिस्तान में इस दौरान जो आपकी दोस्तियाँ वोस्तियाँ हुई, इसमें कोई एक्टर एक्ट्रेसेस, प्लेयर्स, शोबिज़ के लोग, उन्होंने भी किसी ने अप्रोच किया आपको कि भाई हमें भी प्रमोट करें? हाँ, इस तरह के तो हमारी टीम जो बैठी हुई है इस्लामाबाद में, तो वो ऑब्वियसली उनके साथ इन टच होते हैं, करते रहते हैं। आपने जो आप सिलसिला शुरू किया है ऑनलाइन इंटरव्यूज़ का, बहुत ज़बरदस्त सिलसिला है आपका। और स्पेशली आई वुड लाइक टू नेम वन पर्सन, सोहराब बरकत शायद उनका नाम है। बहुत अच्छा, उसका पहला इंटरव्यू मैंने देखा था और मैंने आपको फ़ोन करके आपको कहा था कि बहुत ज़बरदस्त लड़का है। मैं चूँकि इस्लामाबाद में एज ए रिपोर्टर मैंने बहुत अरसा काम किया, और मेरी स्पेशलिटी सिर्फ एक रिपोर्टर की नहीं थी बल्कि एक अच्छा चीफ रिपोर्टर की भी थी। मैं रिपोर्टिंग टीम को ले के चला
और मेरी रिपोर्टिंग टीम के बंदे इस वक्त भी इस्लामाबाद में 2 मेन स्ट्रीम मीडिया के मीडिया टेलीविज़न चैनल्स के ब्यूरो चीफ्स मेरे वो रिपोर्टर हैं जो मेरी टीम में थे। एक तो मुश्ताक मनाज तो मिनिस्टर तक चले गए, और शायद हालात उसके हक़ में होते तो शायद वो प्राइम मिनिस्टर भी आज़ाद कश्मीर का बन जाता और आइंदा शायद बन भी जाए। तो ये सारी मेरी टीम के बंदे थे जिन्होंने रिपोर्टिंग में बड़े बड़े चौके छक्के लगाए। तो मुझे टीम ले के चलने में, और मेरी क्वालिटी ये थी कि मैं जहाँ टैलेंट देखता था वहाँ फिर मैं रिश्तेदारी या कोई ताल्लुक या कोई ये नहीं देखता था कि मुझे नहीं। जिस तरह मैंने आपको फ़ोन करे, मैं नहीं जानता सोराब बरकत कौन है, लेकिन उसका एक इंटरव्यू अच्छा हमारा भी मैंने फ़ोन करके आपको अप्रिशिएट किया। मौलाना साहब, हमारा भी, मेरा भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि जो बंदे ना खुद आपको रीच आउट करते हैं ना कि जी यार मैंने आपके लिए काम करना है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आई थिंक सोहराब वाज वन ऑफ दोज पीपल कि यानी कि जब वो आया था इनिशियली उसके वो बहुत ज़्यादा रॉ था, लेकिन आई कुड सी के कि वो दलेर आदमी है। यानी कि वो दलेर आदमी मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि बिल्कुल नया था। मुझे याद है कि तो हम उसको पार्लियामेंट या असम्बली के अंदर जब इजलास वगैरह हो रहे थे मैं उधर भेजा तो ये जाके वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक से और ये तारड़ से और इस तरह के लोगों से बड़े सख्त किस्म के क्वेश्चन कर रहा होता था, और लोग वो घबरा रहे होते थे इससे। हालांकि ये खुद भी घबराया हुआ था, लेकिन ये ही अब तो माशाल्लाह बहुत रिफाइन हो गया है वो। सो या उसके अंदर डेफिनेटली ये। और आपके इस्लामाबाद में कोई और रिपोर्टर लड़का लड़की जिसको आप मेंशन करना चाहें, क्योंकि ये इंटरव्यू आपके तमाम स्टाफ ने देखना है, उन्हें पता चलना चाहिए कि अदील हबीब साहब की किस किस के काम पे नज़र है। नहीं, हमारे बड़े अच्छे लड़के काम कर रहे हैं। जमाल अहमद हो गया, वकार बग्गा हो गया, और ऑब्वियसली इन सब को जो हेड करते हैं वो वसीम इजाज़ जंजोआ साहब हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो सारे बस टीम वर्क है हमारा, हम लगे हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाने में इंशाल्लाह। आपकी दोस्तियाँ कोई पॉलिटिशियन से हुई इस दौरान? नहीं हुई? बस सलाम दुआ। सलाम दुआ वाले मुश्किल वक्त में किधर भाग जाते हैं, वो क्यों नहीं सामने आते? किसी ने आपके लिए आवाज़ उठाई अभी? वो बेचारे खुद मुसीबतों में इस वक्त। तो इसका मतलब आपकी सलाम दुआ सिर्फ उन नहीं, आप ये देखें ना कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी तो कोई औकात नहीं, जो ये काम करने के जो लोग ऑर्डर दे रहे हैं वो तो उनको कुछ समझते ही नहीं है। आप क्या समझते हैं, ये आपकी पीटीए इस वक्त जो है वो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं? या पाकिस्तान में तो हर चीज़ डेफिनेटली जो है उन्हीं का कंट्रोल इस वक्त उन्हीं के कंट्रोल है। आपसे डायरेक्ट किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने या अपारा से किसी ने कॉल की हो, कभी किसी ने इंटरेक्ट किया हो, आपको कोई धमकी लगाई हो, कोई ऐसा सिलसिला कभी बना आपके खिलाफ? आई डोंट नो कि नहीं, जितना बता सकते हैं इतना बता। यानी कि इनिशियली शुरू में जो है यानी कि हमारी जो फैमिली थी उधर पाकिस्तान में उनके वहाँ तक पहुँच के उनको हरास किया गया। अच्छा। तो लेकिन ये था कि वो फिर चीज़ें ठंडी हो गई थी। अब आए गरीदा फारूकी पे। गरीदा फारूकी के साथ क्या लड़ाई हुई थी, क्या झगड़ा हुआ था, क्या मसला? कोई लड़ाई नहीं हुई थी गरीदा फारूकी को। तो मैं आई डोंट इवन नो हर, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तो सबकी शामत आई हुई थी उस वक्त, राइट? ठीक है। तो ऑब्वियसली नई हुकूमत थी, और फिर आपको पता है कि गरीदा फारूकी जो है उनको समझा जाता है फ्रंट फेस ऑफ PMLN, राइट? PMLN ने जो भी आजकल वो दूसरी जगह से भी उठाती हैं मैसेजेस और फैलाती हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। तो उन्होंने मुझे अब यानी कि ये टू बी ऑनेस्ट जिस बात के ऊपर उन्होंने वो जो नोटिस भेजा था मुझे FIA के थ्रू, मुझे उसकी समझ बाद में आई। अच्छा। आपको याद है कि जब भी इमरान खान के जलसे हो रहे होते थे तो वो कहती होती थी जलसे के बिल्कुल शुरू में चली जाती थी, कहती थी देखो ये तो खाली पड़ा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा फिर सोशल मीडिया पे ना एक बैनर लड़कों ने उठाया हुआ था PTI के, आओ गरीदा फारूकी तुम्हें खाली जगह दिखाएं, जहाँ पे पीछे लोग ही भरे हुए थे, राइट? तो अब मैंने इसको कोई नेगेटिवली नहीं सोचा कि ये पता नहीं कोई वो उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव बात थी। अच्छा। इस बैनर के ऊपर, क्योंकि कोई भी जलसा हो रहा होता है ना, PMLN का जलसा हो रहा होता है, PTI का जलसा हो रहा है, तो हम इमेजेस उठाते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर लगाते हैं। तो उन इमेजेस के अंदर मेरे ख्याल में वो कोई 20-25 इमेजेस होंगे, उनमें से एक ये बैनर वाला भी इमेज था जिसमें कोई लड़का उठा के। तो हमारे दिमाग में था ही नहीं कि हम ये एक नेगेटिव, बल्कि हम तो बड़ा केयरफुल होते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ प्रोफेशनल रहे। तो उसको इन्होंने वजह बना के हमारे ऊपर कि जी अदील हबीब ने मुझे हरास किया है। तो उन्होंने वहाँ पर, वो अभी तक खुला हुआ है केस। किस जगह है ये? इस्लामाबाद में, यहाँ थाना पारा में, कोसार में, मशहूर मारूफ कोसार ही है इस कामों के लिए। हाँ, मोस्ट लाइकली उधर। ये मैंने खुद नहीं किया, आपने थाने वालों ने? आई थिंक मेरे लॉयर एक दफ़ा वहाँ पे जा चुके हैं। ठीक है। अभी इस वक्त पाकिस्तान में आपके खिलाफ उसके अलावा और कितने केसेस हैं? उसके अलावा तो कोई केसेस नहीं है, कोई मेन केस वही है। ठीक है। लेकिन वो कोई, आप वकील क्या कहते हैं, कोई इतना खतरनाक केस? वो कहते हैं वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, उसके अंदर कुछ है ही नहीं।
ठीक है। लेकिन ये था कि वो ऑब्वियसली थोड़ी सी अपनी ताकत शो करना चाहती थी गरीदा फारूकी। ताकत शो करना चाहती थी या गरीदा फारूकी का कोई पब्लिसिटी स्टंट था? जस्ट अटेंशन सीकर होते हैं कुछ कि सिर्फ अटेंशन लेने के लिए, उसे पता नहीं उनकी हुकूमत आई थी। अच्छा। तो वो चाह रही थी कि हम जरा थोड़ा सा मसल्स दिखाएं जरा इन्हें कि ऐसी की तैसी, यू नो। अच्छा, उनका ये ठीक है। वो यानी कि उससे पहले ये था कि हम वो थोड़ा बहुत उनको क्रिटिसाइज कर देते होते थे, उनकी कोई खबर बना दी और इस तरह करके, तो उस वजह से भी शायद गुस्से में थी। अच्छा, अभी ये जो आप पे बैन है 2 महीने से लगा हुआ है, इस पे आपकी जो लॉयर्स की टीम है वो क्या आपको सजेस्ट करते हैं? उन्होंने कुछ किया है इस सिलसिले में? इसके ऊपर हम एक पिटिशन फाइल करने लगे हैं, वो वर्किंग में है। वो इंशाल्लाह अगले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करेंगे। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करेंगे। आपकी 2 महीने से आपके स्टाफ की तनख्वाहें और वो सारा बजट इम्बैलेंस हुआ होगा। वो तो बिल्कुल, वो हालात कुछ इस तरह के ही हैं। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आपको सपोर्ट मिल रही है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी विजिट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट? वो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली होता ये ना कि हमारी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट ट्रैफिक होती है, उसके बाद फिर होती है सर्कुलेशन होती है कि सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि हमारी 70% जो ट्रैफिक है वो पाकिस्तान से आती है। तो पाकिस्तान जब माइनस हो जाता है ना, तो वो सर्कुलेशन ही ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो वो हमारी यानी कि ट्रैफिक जो है वो तकरीबन 70% डाउन है। तो या बल्कि 70 से भी ज़्यादा हो गई है, 80% के करीब चली गई है, क्योंकि वो सर्कुलेशन का भी जो फैक्टर है वो उसमें काउंट इन होता है। अब अगर मैं सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से पूछूं कि आप महीने का कितना कमा लेते हैं तो आप बताना पसंद फरमाएंगे? नहीं, मुझे पता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये समझते हैं मैं इंतहाई शरीफ आदमी हूँ, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर शरीफ आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका अच्छा गुजारा हो रहा था। इनके 20-25 बंदों की टीम इस्लामाबाद में थी। इस्लामाबाद में बहुत खूबसूरत इन्होंने ऑफिस बनाया और वहाँ हमारे मीडिया के बड़े बड़े लोगों ने जाके इंटरव्यूज़ दिए हैं और बहुत सक्सेसफुल और बड़े हिट इंटरव्यूज़ रहे हैं। इनकी टीम बहुत अच्छी है और ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बड़े क्लियर हेडेड थे। पाकिस्तान में बड़े साफ़ दिल और दिमाग से जाके पाकिस्तान में काम करना इन्होंने शुरू किया और अभी तक कर रहे हैं। ये सख्ती के दिन इंशाल्लाह टल जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। ये तारीक रात जो है ख़त्म होने वाली है और इंशाल्लाह उम्मीद सहर है हमें कि एक अच्छी उम्मीद के साथ एक नई सुबह होगी और उस सुबह में फिर अदील हबीब जैसे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वाकई पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हैं। तब्दीली एक तो वो है जो इमरान खान चाहते हैं, एक तब्दीली वो है जो मेरे आपके अदील हबीब साहब जैसे दोस्तों के और हर बंदे के दिमाग में है। हम सब वो तब्दीली चाहते हैं। अदील हबीब साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में एक आम तासर ये है कि इनके बारे में पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जी आपको क्या पता ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, यहाँ क्या है। आप तो क्योंकि ऑन ऑफ पाकिस्तान आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, आपका मेरा तासर यह है कि शायद PIA के जो पायलट हैं वो हर चौथे 5वीं फ़्लाइट के बाद उनको आने जाने का मौका मिलता होगा। आप तो शायद उससे भी पहले आ जाते हैं। और नाज़रीन कराम, इनकी कामयाबी, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे इनकी अम्मी की दुआएं हैं। इनकी अम्मी कनाडा में रहती हैं, तो अम्मी से मिलने के लिए ये जब बेताब होते हैं टिकट लेते हैं और कनाडा आ जाते हैं। और जब इस्लामाबाद में इनके ऑफिस को इनकी ज़रूरत होती है तो ये वापस इस्लामाबाद चले जाते हैं। इनकी कामयाबी के पीछे इनकी अम्मी की दुआएँ हैं। थैंक्स टू हर, और उनको हम सल्यूट करेंगे कि एक अच्छी माँ ने एक अच्छा बेटा पाकिस्तान को दिया। ये वो पाकिस्तान का बेटा है जो रहता कनाडा में है, दिल इसका पाकिस्तान में धड़कता है। तो आप पाकिस्तान में जब इतनी तेज़ी से आते जाते हैं तो लोग जब बहुत देर बाद पाकिस्तान में जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे शॉक्स मिलते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आप तो शॉक प्रूफ हो गए होंगे। इधर आते हैं तो कुछ और नज़र आता है, वहाँ जाते हैं तो कुछ और नज़र आता है। स्टिल आपको कोई शॉक्स मिलते रहते हैं या आप प्रून हो गए हैं, आप कहते हैं ठीक है ऐसे ही चलता है, उस देश में जाना है तो वहाँ यही होना है, वहाँ लाइनें तोड़नी है लोगों ने, यहाँ आना है तो लाइन में लग के रहना है। ये किस तरह आप हैंडल करते हैं? देखें, आपकी बात सही है काफ़ी हद तक। देखें, जब आप कनाडा में रहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ डिसिप्लिन्ड है, तो यू नो लाइफ बहुत इजी है यहाँ पर। वहाँ पर काफ़ी आपको फील होता है कि आपने यानी कि बैंक भी जाना है ना, तो आपको पता है कि यार वो भी हैसल है, वहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ आपकी स्टक हो जाएगी, राइट। तो वो डेफिनेटली जो फैक्टर है, आई थिंक उसकी यही वजह है। यू नो हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पे बैठ के देखते हैं कि यार ये इतना ज़बरदस्त तरीके से मुल्क चल रहा है, और हम वहाँ पाकिस्तान से जब यहाँ पे आते हैं हमें कामयाबियाँ मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ पर क्यों नहीं कर सकते हैं ये चीज़ें? तो वो समझ यही आती है कि जी सिस्टम है, यू नो। अगर वहाँ पर पाकिस्तान में कोई बंदा करप्शन भी कर रहा है ना, तो वो सिस्टम के हाथों मजबूर होकर करप्शन कर रहा है। यानी कि आपको अगर, अब मुझे नहीं अब पता, लेकिन मुझे याद है कि जब हमने 97-98 में पासपोर्ट बनवाना था ना, तो पहले तो हम एक हफ़्ता जाते रहे तो कि हमारा पासपोर्ट ही समझ ही ना आए कि यार ये किस तरह बनाना। फिर किसी बंदे ने बताया कि इसको यार 10,000 रुपये दोगे तो आपको 2 घंटे के बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो वो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपको सिस्टम ही जो है ना वो आपको करप्ट करता है। यहाँ पर आके आपको इस तरह की कोई चीज़ है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि यार एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, एक ऑनेस्ट
यू नो, दीन के ऊपर चल के बंदा ज़िंदगी गुजारे। लेकिन अब आपको वहाँ पर चीज़ें जब मजबूर करती हैं तो हम हमारे यू नो दिल को तकलीफ़ भी इसी वजह से होती है कि हम चाहते हैं कि यार पाकिस्तान में बेहतरी आए, इसी वजह से मेजॉरिटी ओवर, वरना हमारा क्या ताल्लुक है मुझे बताएं ना, हमारी तो यहाँ पे बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, हमें तो नहीं वहाँ से कुछ मिलने वाला, यू नो। अच्छा, siyaasat.pk आपने नाम ही सियासत रखा तो लोग, ये तासर लोगों का ये होगा कि ये बंदा वाकई पाकिस्तान की सियासत पे बहुत गहरी इसकी नज़र होगी। मुझे पता है कि आप अपने ऊपर ऐसी कुछ छाप नहीं लगवाना चाहते कि आप प्रो पीपल्स पार्टी हैं, प्रो PTI हैं, या प्रो मुस्लिम लीग नून हैं, या प्रो कुछ और XYZ हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बतौर पाकिस्तानी के, बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हर बंदे की एक नज़र होती है। जो कंटेंट आपके मीडिया आउटलेट्स पे नज़र आ रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन है सबकी, और बेसिकली वो रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी की। वो उसको साइड पे रखते हुए अगर आपसे बतौर अदील हबीब ज़ाती तौर पर पूछा जाए तो पाकिस्तान में जितनी ख़राबियाँ आज तक हमारी सियासत में हो चुकी हैं, इससे आगे कोई बेहतरी की उम्मीद आपको क्या नज़र आती है? आप समझते हैं कि पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे? जो पिछले 1 साल के अंदर चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, यानी कि आई थिंक कि जिन लोगों को नहीं भी पता था उन्हें भी समझ आ गई है कि सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर, सिस्टम को चलने ही नहीं दिया जाता है। अगर सिस्टम चलने भी लगता है तो उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो मेन वजह यही है कि सिस्टम नहीं है वहाँ पर। तो लेकिन आई थिंक देयर इज़ होप। अब होप क्या है कि अब हर बंदे को पता चल गया है, अवेयरनेस हो गई है, हर बंदे को हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली हथकंडे तो वही पुराने 1970s वाले अपनाए जा रहे हैं ना। लेकिन देखें, इस्टेब्लिशमेंट्स तो हर मुल्क में होती हैं, लेकिन ये वो जब एक्शन लेते हैं तो वो बड़े सटल अंदाज के अंदर होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता है। 1970s में भी ये चीज़ें शायद चल सकती होंगी, क्योंकि उस वक्त टीवी नहीं था, उस वक्त सोशल मीडिया एक ही चैनल था, अखबार सारे कंट्रोल थे। आप कंट्रोल कर लेते। अब आपका कोई भी एक्शन होता है ना, वो मिनटों के अंदर पूरे एक बच्चे को पता होता है पाकिस्तान में कि क्या हो रहा है। तो उसको जिस तरीके से टैकल करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में वो नहीं हो सकता। इवेंचुअली दे विल हैव टू बैक आउट। आपको यूथ से आपकी क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान में? हमारी पाकिस्तान की यूथ इज़ वेरी वाइब्रेंट, और आपको पता है कि 64-65% जो है वो 27 साल से कम हैं हमारे, सारे यंग हैं, उनको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए। अच्छा, ये हालात ऐसे हुए एक्सपोज होने से इमरान खान की अपनी पार्टी, जो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, उन्हें ही डिस्कस किया जाए, बाकियों को क्या डिस्कस करना, कि जिनके पीछे 4 बंदे नहीं चलने के लिए तैयार, हम उन्हें डिस्कस करेंगे तो अपना वक्त ज़ाया करेंगे। मकबूल तरीन लीडर इस वक्त इमरान खान है। इमरान खान को डिस्कस इसलिए ज़्यादा किया जाता है क्योंकि उम्मीदें उसी से हैं, और उम्मीदें इसलिए हैं कि मुझे और आपकी उम्मीदें हों या ना हों, 25 करोड़ आवाम में से मेजॉरिटी की उसके साथ हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया आउटलेट पे, मैं तो आम लोगों को कहता हूँ कि आप अपने फेसबुक पेज पे जाएं, अपना आपके पास जो है, इंस्टा है, टिकटॉक है, जो भी आपके पास सोशल मीडिया का हैंडल है, आप वहाँ जाएं, वहाँ अपना एक सर्वे आप अरेंज कर लें। आपके 100 दोस्त हैं, 1000 दोस्त हैं, 10,000 दोस्त हैं, 1 लाख फॉलोअर हैं, हर बंदा अपना सर्वे करे, हर बंदा अपने तौर पर पता करे कि मेजॉरिटी किसके साथ है। वहाँ 70%, 80%, 85% और बाद सर्वेज में मैंने देखा 90, 91, 92% तक लोग इमरान खान के साथ कहते हैं कि हम इमरान खान को वोट देंगे, हम इमरान खान के साथ हैं। वो इमरान खान को सच्चा समझते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट ने उसके साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी या नहीं थी, जो भी था, उन्होंने हर कोशिश कर ली कि इमरान खान पे उन्होंने चोरी का मुकदमा भी बनाया, तोशाखाना चोरी का, उसे घड़ी चोर भी कहा, उस पर और भी सारे इल्ज़ामात, हर किस्म के इल्ज़ामात, इद्दत तक के इल्ज़ाम लगा लिए उस पर, जितने इल्ज़ाम लगा सकते थे। अब साइफ़र का नया ताज़ा तरीन एक हमला उस पर साइफ़र वाला किया गया है, और साइफ़र वाले हमले में उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि वो साइफ़र जिस पे आज वो बात कर रहे हैं और आज़म खान से बयान ले रहे हैं, वो साइफ़र 2 दफ़ा हमारी कैबिनेट की कौमी कमेटी, सलामती कमेटी जो है, उसने अप्रूव किया है उस साइफ़र को, और उसे ज़ेर बहस नहीं लाया, बल्कि अपने एलामियों में उस पर जिक्र किया है। और फिर अमेरिकन एम्बेसडर को डीमार्च किया गया है बुला के, वाशिंगटन में भी उससे शिकायत की गई है, शिकवा किया गया है, और इस्लामाबाद में किया गया है। ये हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि हम ऐसी एक नालायक कौम है कि हम पहले अमेरिका जैसे मुल्क के एम्बेसडर को बुला के डिमार्च करते हैं और उससे अपनी नाराज़गी का, खफगी का इज़हार करते हैं, और उसे बताते हैं कि आपने ये जो काम किया है साइफ़र वाला, ये गलत किया है, इसमें जो लैंग्वेज है वो ठीक नहीं है, साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। साजिश हो या मुदाखलत हो, साजिश तो इसी तरह है कि फ़लाँ बंदा मुझे मारने की साजिश कर रहा था, लेकिन बता दिया जाए कि नहीं उसने मुझे मारने की साजिश नहीं की, लेकिन उसने मुझे हाथ पाँव मेरे तोड़ दिए हैं, उसने मुदाखलत करके मेरे हाथ पाँव तोड़ दिए हैं। तो साजिश हुई या मुदाखलत हुई, जो भी हुआ,
हमने ऑफिशियली, और उसमें हमारे आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे उस वक्त के एयर चीफ, उस वक्त के नेवल चीफ, उस वक्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उस वक्त के वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दफ़ा सारे बैठे हुए थे। और हमने एक ऑफिशियली एक काम किया, एक दफ़ा ही नहीं किया, 2 दफ़ा किया। इमरान खान की गवर्नमेंट में भी उस कैबिनेट कमेटी ने किया, और उसके बाद जो कैबिनेट कमेटी कौमी सलामती की कमेटी थी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी उसने उस सारी चीज़ को रेटिफाई किया कि हाँ ये हुआ है हमारे साथ और ये गलत हुआ है। पहले वालों ने साजिश कहा, दूसरे वालों ने मुदाखलत कहा, काम तो कुछ हुआ ना। आज हम आज़म खान के एक उस बयान पे हम चाय की प्याली में तूफ़ान उठाना चाहते हैं, वहाँ से कुछ पाकिस्तान में पॉलिटिकली हम गेन कर भी लें तो इंटरनेशनली हमारी बदनामी और बेइज्जती नहीं होगी कि ये वो कौम है कि काम करने के 1.5 साल बाद इन्हें पता चलता है कि वो काम गलत था। पॉलिटिकली भी मेरे ख्याल में वो कुछ ज़्यादा गेन नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल में अगर आप जो रिसेंट आप उनकी वो देखें ना, राना सनाउल्लाह की और नून लीग के रेप्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई फील लाइक वो थोड़े से डेस्परेट हुए हैं इस वक्त ना। आपको याद होगा कि पहले ये कहते होते कि इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी पता नहीं शायद अगले साल तक चला जाइए, लेकिन अब ये बहुत क्विकली कह रहे हैं कि जी हमने डिसॉल्व करनी है असम्बलीज ऑल ऑफ अ सडन, राइट। आपने नोट की होगी ये बात। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें भी थोड़ी सी ना ये रियलाइजेशन होगी है कि अगर हम इसको इसी तरीके से ड्रैग करते रहे ना, और ये इमरान खान जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, देन विल हैव टू, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी अब किसी तरीके से इलेक्शन करवा लें, राइट। लेकिन वो इलेक्शन करके अगर वो धांधली करके, क्योंकि अगर सही इलेक्शन होते हैं तो वो इमरान खान को तो हराना इम्पॉसिबल है उनकी पॉपुलैरिटी के। आपको याद होगा कि कल वो जो टिकटॉक का जो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया उन्होंने, पता नहीं कितने, मेरे ख्याल में बिलियन में चले गए व्यूज उनके, और वो 3 मिलियन तो उनके फॉलोअर्स आ गए एक दिन के अंदर, राइट। घंटे में 3 मिलियन। तो मुझे ये अच्छा इलेक्शन करवा भी लें तो, लेकिन स्टेबिलिटी तो नहीं आ सकती है। लोगों ने इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये चाहे जिस मर्जी तरफ लेके चले जाएं चीज़ों को, ये सोल्यूशन नहीं है जो जिस तरीके से जा रहे हैं। आई थिंक इवेंचुअली दे विल हैव टू बैक आउट और सही रास्ते पे उन्हें आना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात है, जिस तरह इमरान खान ने कल कोर्ट में वहाँ कहा है कि ये समझते हैं कि हमारे आगे से जो लीडरान थे या आगे से टिकट होल्डर थे या MNAs, ex-MNAs, MPs को अगर हटा देंगे तो पीछे कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं जहाँ से एक बंदा ही हटा रहे हैं, पीछे 6 उम्मीदवार मेरे पास टिकट के खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो फ्रस्ट्रेशन का ये जो एक स्टेज है, उस स्टेज पे आने के बाद आम आदमी, आम नौजवान वो कहता है कि वाई नॉट मी, मैं क्यों ना इसमें जंप इन कर जाऊं, कि मैं खुद चला जाऊं, क्योंकि अब तो हद कर दिया है। क्योंकि ये बाकी जितने लोग हैं पुराने इलेक्टेबल्स जो हैं, आप देखें ना, वो जो पुराने जितने भी इलेक्टेबल्स थे वो सारे भाग गए हैं। लाइक कई तो ऐसे लोग थे, यानी कि शॉकिंग था मेरे लिए, जैसे असद उमर का था, आई वाज शॉक्ड। मैं तो यानी कि हम तो ये समझते थे कि आई थिंक इमरान खान के बाद शायद असद उमर होंगे, और असद उमर तो इलेक्टेबल भी नहीं, लेकिन अब इमरान खान ने अभी रिसेंटली कहा है कि वो जो सनम जावेद और ये जो खवातीन जो जेलों के अंदर बंद की हुई, एक्चुअल तो ये दे टर्न्ड आउट टू बी द लीडर्स, बिल्कुल, राइट। प्रूव किया, उन्होंने प्रूव किया। आई थिंक कि ये इनकी गेम खत्म हो गई है। जो ओल्डर पॉलिटिशियंस थे, अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शायद अब यंगस्टर्स को ही आगे लेके 2013 में इमरान खान को इलेक्टेबल से दूर रहने का मशवरा दिया गया था और इमरान खान ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट खड़े किए, वो कामयाब नहीं हुआ। 2018 में उसे इलेक्टेबल, देखें इमरान खान को जो अब जो सजा मिल रही है ना, वो उसी की मिल रही है कि वो बैसाखियां लेके आए थे। 2018 में इलेक्टेबल का तजर्बा इमरान खान ने कर लिया, अब वो भी प्रूव हो गया कि वो भी ठीक नहीं था। अब इमरान खान को अपनी ऑर्गेनिक लीडरशिप लानी पड़ेगी, पब्लिक से लोग सामने लाने पड़ेंगे। इस सिचुएशन में जब आप जैसा एक ओवरसीज पाकिस्तानी, जिसको ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया इमरान खान की गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने आके वो वोट का हक भी हमसे छीन लिया, वापस ले लिया। एक ऐसा ओवरसीज पाकिस्तानी जिसकी एक टांग कनाडा में है, दूसरी उसकी पाकिस्तान में है, साल में 10 चक्कर आपके कनाडा के लगते हैं, 10 पाकिस्तान के लगते हैं। आप वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे थे, आप 25 लोगों को आपने रोज़गार बनाया हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन आप पर आज ये सख्तियों के पहाड़ तोड़े गए हैं कि 2 महीने से आपकी सियासत.pk बंद है। और आप समझते हैं कि आप एक जेन्युइन पाकिस्तानी हैं और एक साफ दिल और दिमाग से आप पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं, और सिचुएशन सारी आपके सामने है। आपने इमरान खान के साथ आपकी पर्सनल इंटरेक्शन भी हुई, आपने उसके साथ बैठ के घंटों डिस्कशन भी की, उसकी बातें सुनी, उसको जवाब भी दिए, उससे पूछे भी। आपको इस सारे इस तनाज़र के बाद एक लम्हा आता है, बंदा कहता है इनफ इज़ इनफ, वाई नॉट यू, आप क्यों नहीं जंप करते? सियासत.pk का CEO क्यों नहीं इलेक्शन लड़ता, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, खानेवाल से? आप क्यों नहीं टिकट के उम्मीदवार बनते? आप क्यों नहीं मैदान अमल में आते? जब आपके 250 मिलियन लोगों तक आपकी रीच है, लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं और आपको पसंद करते हैं, इसलिए आपको अब तक रीच है ना उनकी, वो एक दफ़ा नहीं, वो बार बार आपकी सियासत.pk पे आते हैं। और इस तरह की आपकी इंटरेक्शन मीडिया के ज़रिए जब होती हैं तो लोगों को ये तासर भी मिलता है कि ये बंदा वाकई ये ऑनेस्टली जो बात कर रहा है, दिल से कर रहा है, और ये वाकई पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है। वाई नॉट यू, आप क्यों नहीं इलेक्शन में जाते?
मेरी फील्ड ही जर्नलिज्म है तो आई थिंक आई जस्ट स्टिक टू जर्नलिज्म। और ये नाज़रीन मैं कोशिश इसलिए भी कर रहा था कि शादी की तरफ तो आप जाते नहीं तो कम अज़ कम सियासत में चले जाएं, पाकिस्तान में लोगों की कोई हेल्प हो जाए। हम आप जैसे अच्छे चेहरे कैबिनेट में देखेंगे तो शायद पाकिस्तान में कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी। सियासत बिल्कुल करें, siyaasat.pk बिल्कुल चलाएँ, और siyaasat.pk के साथ जो और आपके ट्विटर पे आपका हैंडल जो है वो भी बता दें, इंस्टा पे अगर आपको याद है वो बता दें, फेसबुक पे जो आपका पेज है वो बता दें, ताकि हमारे नाजरीन जो इससे पहले आपको ज्वाइन नहीं कर सके अब ज्वाइन कर लें। जी मेरा ऑब्वियसली siyaasat.pk अगर आप ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लिखेंगे तो हमारा ही टॉप के ऊपर आएगा पेज। और उसके अलावा अगर आपने मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो ट्विटर पर adil786 @adil786 लिखेंगे या अदील हबीब लिखेंगे तो मेरा मोस्ट लाइकली टॉप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आखिरी लास्ट वर्ड को, आखिरी मैसेज हमारे ऑडियंस को और पाकिस्तान की ऑडियंस जो पाकिस्तान में देख रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1 करोड़ 10 लाख जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से और आपसे siyaasat.pk से जुड़े रहने के हवाले से, तो आखिरी मैसेज अपना दें। देखें जी, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ पाकिस्तान के बारे में क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं वो होनी ही थी, तभी चीज़ें चेंज होनी थी। तो आई थिंक हम वो उस लेवल के ऊपर आ गए हैं, तो इंशाल्लाह आगे हमारा जो है फ्यूचर इज़ ब्राइट। थैंक यू वेरी मच हमारे स्टूडियो आने का अदील हबीब। नाज़रीन कराम, ये थे अदील हबीब, एक ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी कामयाबी पे हमें फ़ख्र है। ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो हम आप सब लोगों के साथ बड़े फ़ख्र के साथ आज शेयर कर रहे हैं। मैं बहुत अरसे से अदील हबीब साहब के पीछे था, ये तशरीफ़ नहीं ला रहे थे, लेकिन बिल आखिर आज आ गए। और इनका सब्र का आप इससे भी आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 महीने पहले शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने इनकी siyaasat.pk बंद की। 2 महीने तक इन्होंने मुझे भी नहीं बताया, हालांकि मेरे साथ इनकी अच्छी दोस्ती है, लेकिन मुझे भी नहीं बताया। ये अपने तौर पर चीज़ें कर रहे थे बेहतर हो जाएं। मैंने इन्हें कहा कि नहीं, आपको ऑन एयर आना चाहिए, आपको ये अपनी बात शेयर करनी चाहिए, लोगों को फ़ील हो कि सिर्फ वही लोग सफ़र नहीं कर रहे जो पाकिस्तान में इमरान खान के हक़ में नारे लगा रहे थे, ये लोग भी सफ़र कर रहे हैं जिन्होंने एक ऑनेस्ट जर्नलिज़म, एक ऐसा सक्सेसफुल वेंचर पाकिस्तान में करने की कोशिश की जो माशाल्लाह कामयाब है कि 250 मिलियन इनके फॉलोअर्स, इनकी रीच है 250 मिलियन लोगों तक। 25 करोड़ लोग हर महीने इनकी जो भी इनकी होती है कारगुजारी उस पर उनकी नज़र होती है। और ये पाकिस्तान में siyaasat.pk वो लोग जानते हैं जो बहुत पहले जिन्होंने सियासत में दिलचस्पी लेनी और ऑनलाइन उन्होंने कंटेंट देखना शुरू किया था, वो siyaasat.pk ही था। बाद में अब तो सारे, शायद कोई ऐसा मीडिया आउटलेट हो, कोई ऐसा अखबार हो, कोई ऐसा टेलीविज़न चैनल हो जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस ना रखी हुई हो इस वक्त, लेकिन siyaasat.pk ये पायनियर थे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रेजेंस में। इनका बहुत शुक्रिया। और आपसे मेरी आखिरी गुजारिश है कि siyaasat.pk को आप दुनिया के किसी कोने में जहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं, आप अपना फ़र्ज़ समझें कि इन्हें पहले से ज़्यादा आपने सपोर्ट करना है। और सिर्फ इन्हें PTI वाले ही सपोर्ट ना करें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM वाले और JUI, फजल रहमान, जमात इस्लामी और बाकी पॉलिटिकल भी, क्योंकि siyaasat.pk सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की जमात नहीं है, की वेबसाइट नहीं है। ये सियासत में अगर आप हैं और आपको अगर सियासत से दिलचस्पी है तो siyaasat.pk को ज़रूर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और इनको फॉलो करें। इनका मेरा आपसे वादा है कि इन्होंने जिस तरह आज कहा कि इन पे छाप सिर्फ PTI की इस वजह से लगी हुई है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को कमेंट करते हैं, एक्टिव होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आप दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी जब कमेंट में अपनी पार्टिसिपेशन शो करेंगे तो वहाँ वो छाप जो PTI की इन पे लगी हुई है वो उतर जाएगी और इन पे छाप वही होगी जो एक पाकिस्तानी की छाप होती है। और अपने मुक़्तदर इदारों की भी से भी हमारी गुजारिश है कि आप अदील हबीब को अगर नहीं जानते तो इस इंटरव्यू के बाद जान गए होंगे। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पाकिस्तानी है, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, साफ़ दिल और दिमाग और साफ़ जहन से पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। ये कोई प्रो नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये पाकिस्तानी है, एक सच्चा पाकिस्तानी है। और अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते एक और मौजूद मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।